हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो आपके सैंपल पेपर में दिए गए हैं कुछ हरियाणा बोर्ड के 2025 में। ओके, तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स स्पेसिफिकली बेटा ध्यान थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर कम और न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा रहेगा। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए बेटा कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। आपको ये दो पॉइंट्स, यहाँ पर एक ए पॉइंट गिवन है, यहाँ पर एक बी पॉइंट गिवन है, इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। अब देखिए बेटा, अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नहीं दिखाई दे रहा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, है ना। बस यहाँ पर जहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर को स्टडी करते थे बेटा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा दी हमको गैल्वेनोमीटर की जगह। बट हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जानते हैं बेटा, अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास P की वैल्यू भी है 4 ओम, Q की वैल्यू भी है 4, रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी है 4, S की वैल्यू भी है 4। मतलब ये सिचुएशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। 1 इज इक्वल टू 1, मतलब जो ये P बाई क्यू का रेशियो है वो R बाई एस के रेशियो के इक्वल है। अब हम जानते हैं अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जीरो। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर नहीं है, उसकी जगह रेजिस्टेंस है, मतलब इस रेजिस्टेंस से करंट जो पास होने वाला है वो जीरो करंट, मतलब इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास होने वाला नहीं है। तो जो अगर इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं होने वाला है बेटा, तो इसका कोई भी इफेक्ट पूरे सर्किट पर नहीं होगा। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को हटा दें तो कुछ इस तरह का आपके पास सर्किट बच जाता है बेटा। देखिए 4 ओम, ये रेजिस्टेंस है आपके पास बेटा, एक और 4 ओम, ये रेजिस्टेंस है बेटा आपके पास एक और 4 ओम, और यहाँ पर भी आपके पास एक रेजिस्टेंस और है 4 ओम, और ये पॉइंट्स है आपके पास ए, ये पॉइंट है आपके पास बी। अब देखिए बेटा, यहाँ से तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, दोनों 4 ओम की रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, तो ऐड कर देंगे तो कितनी होगी इनके कारण 8 ओम। इसे भी अगर हम ऐड कर दें तो कितनी होगी बेटा 8 ओम। तो दोनों ही रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 ओम आने वाली है, यहाँ पर भी हमारे पास 8 ओम आने वाली है। और इसको हम अगर सोल्व करें तो 8 और 8 का अगर हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल में ऐड करते हैं तो बेटा क्या होता है 1/8 प्लस 1/8। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ जाएगी बेटा 2/8 या 1/4। तो यहाँ से आर पी की वैल्यू आएगी बेटा 1/4 का रेसिप्रोकल, दैट इज 4 ओम। एम आई क्लियर टू यूर नोट बेटा? अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा पढ़ लें। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस के रेशियो इक्वल होते हैं तो बीच वाली जो रेजिस्टेंस हो, चाहे गैल्वेनोमीटर कुछ भी बीच में आपने लगाया, उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो मतलब ये जो बीच की रेजिस्टेंस है वो कोई भी सर्किट में कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाली। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? तो चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन या कह सकते हैं दो क्वेश्चंस एक साथ हैं जो दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं बेटा, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है एलसीआर सर्किट में, एसी सर्किट में, और दूसरा पूछा गया उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। तो सबसे पहले तो बेटा जो हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि क्या था हमने एलसीआर सर्किट में, आरएलसी सर्किट में पढ़ा था। जब हम एक रेजिस्टेंस को, और हम एक इंडक्टर को, और हम एक कैपेसिटर को, जिसकी इंडक्टेंस एल और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी, जब उसे एसी करंट प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो जो उसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस होती है जिसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस, वो हमारे पास इक्वल होती है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसमें रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है बेटा? अब इसमें पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसमें एक्स एल क्या है और एक्स सी क्या है। जो हमारे पास यहाँ पर एक्स एल है, ये एक्स एल क्या है बेटा? ये वो रेजिस्टेंस है जो हमें इंडक्टर ने ऑफर करी। और एक्स सी क्या है? वो रेजिस्टेंस है जो हमें कैपेसिटर ने ऑफर करी। और जो हमें रेजिस्टर ने ऑफर करी उसे हम आर मानते हैं, ठीक है। तो एक्सएल क्या है बेटा? जो रेजिस्टेंस हमें इंडक्टर ने ऑफर करी, तो हम इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्स सी क्या है बेटा? जो हमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर ने ऑफर करी उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बेटा रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंट कंडीशन पर एक्सएल जो है एक्स सी के बराबर हो जाता है एट रेजोनेंस। अब हमने पढ़ा है कि एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एल ओमेगा। और एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c ओमेगा। तो अगर हम इसे इक्वल रखें तो क्या होगा? एल ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/c ओमेगा। अब यहाँ से अगर हम इस ओमेगा को इधर ले जाए तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा,
और एल को इधर ले आए तो 1/LC हो जाएगा बेटा, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा 1/√LC, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हमें, ये तो हमारे पास क्या है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर हमें बोला जाए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है 2π न्यू। तो हम ओमेगा को यहाँ पर 2π न्यू के इक्वल रख देंगे, और दैट इज इक्वल टू 1/LC होगा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/2π√LC। तो बेटा जो ये हमारे पास सिचुएशन आई है, फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है बेटा, हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। तो अगर मैं इसे पॉइंट्स में लिखना चाहूँ तो एट रेजोनेंस क्या होगा बेटा, एट रेजोनेंस या रेजोनेंट कंडीशन, जो भी बोल सकते हो। एट रेजोनेंट कंडीशन हमारे पास एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। मतलब पहली सिचुएशन तो ये होगी बेटा, एक्सएल जो है वो बराबर एक्ससी हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इस सिचुएशन में अगर हम देखें, इस फॉर्मूले के अंदर हम एक्सएल और एक्ससी को बराबर करें तो ये कटकर जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास, जब अगर हम एक्सएल एक्ससी को बराबर करते हैं तो √R² ही बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ R आ जाएगा। तो मतलब जो इम्पीडेंस है इस केस में हमारे पास बेटा वो R के इक्वल हो जाती है। ठीक है, और तीसरा, जो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ही फेज में रहते हैं, आर इन सेम फेज, क्योंकि जो उनका फेज चेंज कर सकता था बेटा वो क्या थे, इंडक्टर और कैपेसिटर, और इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या है, जीरो है हमारे पास। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। तो ये हमारे पास रेजोनेंट कंडीशन होती है। अगर ये 3 नंबर में, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज इससे एक न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट। अब ओमेगा नोट बोला है तो इसका मतलब क्या है, आपको बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है ना। और फिर एलसीआर सर्किट, तो उस केस में हमने अभी पढ़ा कि एलसीआर सर्किट में एक्सएल बराबर किसके होता है बेटा, एक्ससी के, और एक्स एल हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, एल ओमेगा, और एक्स सी किसके इक्वल होता है बेटा, 1/C ओमेगा। अब इधर इस ओमेगा को इधर ले जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इस एल को इधर ले आओगे तो 1/LC हो जाएगा बेटा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, 1/√LC। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला आया था, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा बेटा डी। क्लियर है कि नहीं है। इस तरह का न्यूमेरिकल बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे इस टाइप के न्यूमेरिकल से या इससे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2-3 टाइप के यहाँ पे आ चुके हैं, मैंने देखा ट्यूटर में, तो इसे जरूर कर लीजिए। तो चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि टू लॉन्ग and parallel state wires A and B carrying current 8 एम्पियर and 5 एम्पियर। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर बोला गया कि आपके पास दो वायर है, एक तो है ए और दूसरी वायर को नाम दे दिया गया बेटा बी। और जो फर्स्ट वायर ए है बेटा, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और जो दूसरी वायर है बेटा उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब बेटा इसे अगर हम फर्स्ट वायर मान ले ए को, और उसे अगर सेकंड वायर मान ले, तो जो ए वायर फोर्स लगाती है बेटा, वो फोर्स कितना होता है, वो डिपेंड करता है बेटा लेंथ, इनके लेंथ पर, μ0 I1 I2 इंटू L1 डिवाइडेड बाई 2πr। जो कि मान लीजिए लेट सपोज फर्स्ट ए पर था, और जो दूसरा हम मान लेते हैं बी पर, दैट इज μ0 I1 I2 L2 डिवाइडेड बाई 2πr। मतलब ये आपने फॉर्मूला बड़े आसानी से पढ़ा होगा, ये कह सकते हैं आपने जो पिछले आर्टिकल्स है बेटा उसमें पढ़ा होगा कि जो फोर्स है दो वायर्स के बीच में जो होता है बेटा वो क्या होता है, μ0 I1 I2 L1 डिवाइडेड बाई 2πr। अगर इन दोनों की लेंथ सेम है तो जो ये फोर्स है बेटा ये एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ बेटा कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो दोनों ही केस में सेम है। ठीक है बेटा, अगर ये अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसके 10 सेंटीमीटर तक के रीजन में, मतलब 10 सेंटीमीटर तक के रीजन में, तो दोनों की जो लेंथ है वो सेम होगी बेटा। तो लेंथ सेम है तो जो ये दोनों वायर्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बेटा वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अगर मैं ए के लिए निकालूं तो बेटा क्या होगा, μ0 I1 I2 बाई 2πr, और जो लेंथ हम ले रहे हैं L1 लेट सपोज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमें I1 की वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी गिवन है, 8 एम्पियर। इस फॉर्मूले में बेटा हमें I2 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 एम्पियर।
ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले में हमें लेंथ की वैल्यू गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 10/100 मीटर। ठीक है बेटा, सिमिलरली हमें यहाँ पर आर की वैल्यू भी गिवन है बेटा। आर की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को भी हम लिख सकते हैं बेटा 4/100 मीटर, है ना। तो ये हमें सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी गिवन। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो म्यू नॉट बाय 4 पाई की हमारे पास वैल्यू होती है वो एक बड़ी साधारण सी वैल्यू होती है। म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है बेटा हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻7 के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये तो चार वैल्यूज तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा। एक हमें याद होनी चाहिए कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷ के इक्वल होता है, या ये कह सकते हैं म्यू नॉट बाय 2 पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 × 10⁻⁻⁷ के। तो ये सारी वैल्यूज अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे बेटा, तो चाहे आप ए के लिए फोर्स निकालें चाहे बी के लिए फोर्स निकालें बेटा, आपको इक्वल एंड अपोजिट मिलने वाला है अगर लेंथ बराबर है तो। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पर फोर्स ए पर निकालें तो म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा 2 × 10⁻⁻⁷ जो हमने यहाँ लिखी बेटा। पहले में I1 में करंट कितना है बेटा 8 एम्पियर, और I2 में करंट कितना है बेटा 5 एम्पियर। लेंथ है हमारे पास बेटा कितनी 10 सेंटीमीटर। 10/100 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 10/100 मीटर, डिवाइडेड बाय हमारे पास बेटा है आर। यहाँ पर आर बचा है ना, तो आर की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आर हमारे पास किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पर 4/100 मीटर के। तो यहाँ पे आप 4/100 लिख देंगे बेटा। ठीक है, अब इन सारी कैलकुलेशंस को आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हार्ड साइंस है ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आने वाला है बेटा वो आएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो यही फोर्स ए पर होगा, यही फोर्स बी वायर पर होगा बेटा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। L1 इज इक्वल टू L2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, अब इस सिचुएशन में करंट जो है सेम डायरेक्शन में है ना। यहाँ से आपको ये भी रिमाइंड करना होगा, जब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसको। अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कट होगा दो वायर्स के अंदर, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है बेटा वो कुछ इस तरह से बनती है कंसेंट्रिक सर्कल्स में। सिमिलरली जो दूसरी वायर है इसके लिए भी कंसेंट्रिक सर्कल्स में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें हम राइट हैंड रूल से, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में इसके लिए जो है वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है। हम किससे देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, है ना। तो अब जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, मतलब जो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो इस केस में जो है अट्रैक्शन होगा बेटा। बट अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो बेटा इन दोनों वायर्स के बीच में रिपल्शन होगा, है ना। ये आप सभी ने इसमें पढ़ा होगा। तो अगर इस क्वेश्चन पर हम यहाँ आ जाए तो ये दो तरह के एमसीक्यू ये भी पूछे गए हैं। देखो बेटा, टू स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए बेटा, दो स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन्स की, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट इनसे अपोजिट फ्लो करेगा, है ना। तो करंट इन द बोथ केस इनसे अपोजिट है, मतलब दोनों ही वायर्स में जो I1 I2 करंट है वो सेम डायरेक्शन में है बेटा। तो इस केस में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। बट अगर जो है वायर्स में करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन है, पैरेलल तो दोनों ही केस में है बट इसमें सेम डायरेक्शन है, पैरेलल एंड सेम, है ना, डायरेक्शन है हमारे पास। बट इस केस में क्या है बेटा, पैरेलल तो है बट डायरेक्शन जो है बेटा हमारे पास क्या है, अपोजिट। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, रिपल्शन, या रिपेल ईच अदर भी कह सकते हैं बेटा। तो ये नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। देखिए अब इसके आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो आप। सेम डायरेक्शन में है तो आपको आप सिंपल सी बात जानते हैं क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। बट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा बेटा, रिपेल ईच अदर। तो बड़े आसान सा क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन था बेटा, ऐसा ही न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये तीन तरह के मुझे क्वेश्चंस मिले, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस कंसेप्ट से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं फिर भी एक बार इसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करता हूँ बेटा। देखो क्या होता है इसमें, लेट सपोज हमारे पास दो वायर्स है ना। दोनों वायर्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा। इसके अंदर जो करंट है I1, इस पे जो करंट है I2, अगर इन दोनों वायर्स की लेंथ सेम है बेटा,
तो इन दोनों के कारण जो एक दूसरे पे फोर्स लगेगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप इस वायर में 4 एम्पियर करंट दें या इसमें 8 दें, तो वो करंट पर डिपेंड नहीं करता, वो करंट के दोनों ही करंट की मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। तो मतलब चाहे दोनों में करंट की वैल्यू कोई भी हो, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। क्लियर है कि नहीं है? अगर लेंथ बराबर है तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, है ना। अब बट अगर करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर करंट एंड सेम डायरेक्शन में है तो ये फोर्स कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये फोर्स होगा बेटा रिपल्सिव। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आई गेस सब कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, उसमें क्या कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इन एयर, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम। अब देखिए बेटा क्या बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1, एक है Q2। जो Q1 है बेटा उसकी वैल्यू दी है आपको 1 माइक्रोकूलम, है ना। ये भी आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी है बेटा। Q2 की जो आपको वैल्यू दी है बेटा वो दी है -4 माइक्रोकूलम, है ना। ये जो दोनों वैल्यूज हैं बेटा ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। क्यों? अब देखिए, क्योंकि लेट्स सपोज ये दोनों देखिए, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ये तो हम जानते हैं कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे। Q1 जो है Q2 को अट्रैक्ट करेगा और जो Q2 है बेटा वो Q1 को अट्रैक्ट करेगा। अब जो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, अगर हम फर्स्ट चार्ज का Q1 का फोर्स देखें तो बेटा क्या होगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और वही जो अट्रैक्टिव फोर्स सेकंड लगाएगा बेटा वो भी यही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्योंकि बीच में जो आपके इसके मीडियम बोला गया है वो एयर है बेटा, और कोई मीडियम नहीं है कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, एयर चार्जेस के बीच में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्जेस के बीच में एयर है और बाद में भी एयर ही रही है, तो दोनों चार्जेस जो फोर्स लगाएंगे अगर हम ये देखें, बस इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगी, है ना। Q1 की डायरेक्शन, जो Q1 है वो इस तरफ डायरेक्शन लगाएगा, जो Q2 है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो बट दे बोथ आर अप्लाइंग अट्रैक्टिव फोर्स एंड इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर मैं यहाँ पर F1 और F2 का रेशियो कर दूं बेटा, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो F1 रेशो F2 हमारे पास किसके इक्वल है बेटा, 1:1। कई बुक्स में बेटा इसको F1 को F12 भी लिखा होता है, F2 को F21 भी लिखा होता है। तो वन एंड द सेम थिंग, बात समझनी है बस कि जो F1 क्या है जो फोर्स फर्स्ट चार्ज के कारण है, और F2 क्या है जो फोर्स सेकंड चार्ज के कारण है। बट एक्चुअल में जो फोर्स है वो दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के कारण होता है ना। तो किसी एक के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पर हम कहें एक पर -4 कूलम है, एक पे 1 कूलम है, अगर इसकी जगह यहाँ पर 10 कूलम होता है, यहाँ पर 15 कूलम होता, तो भी ये रेशो 1 ही रहना था बेटा। बस डायरेक्शन निर्भर करती है किस पे, चार्ज पे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करते हैं बेटा, रिपेल। दोनों नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या करते हैं बेटा, रिपेल। बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। बस डायरेक्शन बदल सकती है, बाकी इसका जो आंसर है बेटा वो 1:1 आएगा। तो आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है बेटा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, देखिए क्या बोला गया है, 1 मिली एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। अब देखिए बेटा आपको ये बोला गया है 1 मिली एम्पियर, एम्पियर है तो हम समझ जाएंगे यूनिट से करंट ही दिया है। तो करंट हमें दिया है सेकंड क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ। तो जो है हमें 1 मिली एम्पियर, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं 10⁻², मिली को हम क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ एम्पियर, है ना। सिमिलरली जो आपको रेजिस्टेंस दी है बेटा वो दी है 2 किलो ओम। 2 किलो ओम को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 2000 ओम, क्योंकि किलो का मतलब 1000 है ना। अब आपसे बोला गया है बेटा हाउ मच पावर इज लॉस्ट इन इट। आपसे पावर पूछी गई है बेटा। आप पावर के, मैंने आपको पिछली जो वीडियो उसमें बताया था 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, I² V², सॉरी एक तो आपने पढ़ा है VI, है ना, एक ये पढ़ा है बेटा V²/R, है ना। अगर आप इन्हीं फॉर्मूला को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हीट में बदल जाता है। तो अभी तो हमसे पावर पूछिए तो हम आगे नहीं बढ़ते जाते। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे I दिया और R दिया, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा I² × R। I की वैल्यू हमें दिया 10⁻³ -3,
इसका हमें स्क्वायर करना है और हमें रेजिस्टेंस कितनी दी है बेटा 2000 ओम। तो पावर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, इसको अगर हम सोल्व करें तो 10⁻³ का हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। और 2000 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻3। अब ये 3 की पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो क्या होगा 10⁻6 प्लस 3 × 2, या ये कह सकते हैं पावर जो हमारे पास आएगी बेटा वो आएगी 2 × 10⁻³ वोट। तो जो हमारा आंसर है बेटा अभी इसमें ये तो कोई आंसर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि जो ये यूनिट है बेटा ये एम में दे रखी है, मिली वाट में दे रखी है। तो मिली मतलब 10⁻3, इसको फिर से हम अगर चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर 10⁻3 को फिर से लिख सकते हैं ना 2 मिली वाट। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बेटा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट तो और भी आसान है बेटा, जो ओम्स लॉ से ही है सिंपली। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल छोटे-छोटे बेटा इन फॉर्मूलाज से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बेटा 12 वोल्ट। सिमिलरली आपको रेजिस्टेंस गिवन है बेटा आर 4 किलो ओम। 4 किलो ओम को आप क्या लिख सकते हैं 4000 ओम, है ना। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमने पता है हमें यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे बेटा। यूजिंग ओम्स लॉ हम जानते हैं वी जो है वो आई आर के इक्वल होगा, है ना बेटा। तो आई यहाँ से किसके इक्वल होगा बेटा v अपॉन आर, और जो v की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास क्या है 12, और r कितना है बेटा, इसको हम 4000 को 4 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ये होगा हमारे पास 4 3 जा 12 और 10⁻+3 ऊपर आकर 10⁻³ एम्पियर, या तो इसको हम ये बोल सकते हैं 3 × 10⁻³ एम्पियर, और हम इसे क्या बोल सकते हैं 3 मिली एम्पियर। बस याद रखो बेटा मिली है तो 10⁻⁻3, किलो है तो 10⁻+3। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है माइक्रो है तो 10⁻⁻6। क्लियर है कि नहीं बोलिए, है ना। इस तरह की अगर आपको वैल्यूज आ जाए जैसे इससे पिछले में माइक्रो में दी हुई थी वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में है बेटा कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन जो हाइड्रोजन एटम से हमें मिलती है विजिबल रीजन में कौन सी लाई करती है बेटा। तो हमने स्पेक्ट्रल लाइन जब पढ़ी थी बेटा तो हमें कौन कौन सी मिलती थी बेटा। मैं सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि हमें लेमन सीरीज मिलती है ना। फिर उसके अलावा हमने बाल्मर पढ़ा था बेटा, लेमन बाल्मर, और फिर जो बेटा लेमन बार्मर पास्चन, है ना। और हमने क्या पढ़ा था बेटा ब्रैकेट। इस सब के फॉर्मूलाज में नहीं जाएंगे, फॉर्मूला आप ऑलरेडी हम डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना। पास्चन के बाद ब्रैकेट, फिर देन फंड सीरीज बेटा। इसको ये वैसे लिखने में पी फंड होता है तो इसमें जो पी है बेटा वो साइलेंट होता है ना। पास्चन ब्रैकेट एंड जो फिफ्थ है बेटा वो फंड सीरीज होती है। ठीक है, अब ये देखिए इस केस में जो हमें बाल्मर सीरीज है इसके कारण जो हमें वेवलेंथ मिली थी जिसको हमने एच अल्फा लाइन भी बोला था वो विजिबल लाइट में थी। मतलब जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल लाइन से मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा बाल्मर सीरीज। बट अगर ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकता है, अगर लेमन से पूछ ले तो लेमन से भी हमने पढ़ा था, लेमन कौन से रीजन में लाई करती है बेटा अल्ट्रावायलेट रीजन में, है ना। अगर हम बात करें पास्चन की बेटा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंफ्रारेड रीजन होता है उसमें, और ये भी इंफ्रारेड में लाई करती है और ये भी इंफ्रारेड में लाई करती है ना। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है बेटा ये केमिस्ट्री के पेपर में भी आया हुआ था आपके 11th क्लास वाले में, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि सभी पेपर में डाल रहे हैं। तो देख लीजिए। अब आपको ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए आपसे बाल्मर के बारे में ना पूछा, आपसे क्या पता लेमन के बारे में पूछ ले, पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है बेटा इसमें क्या बोला गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम हैविंग क्रिटिकल एंगल ऑफ 60 डिग्री इज। अब देखिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में एक रिलेशन होता है 1/sin c, इसको आप डिराइव कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से, है ना। तो स्नेल्स लॉ से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये म्यू क्या है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सी क्या है बेटा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो अब हमें इसमें बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, क्रिटिकल एंगल गिवन है, तो हमें एंगल जो है साइन क्रिटिकल एंगल जो है हमें 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देख सकते हैं आप सभी। तो 1/sin 60 करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास √3/2, है ना।
तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास √3/2। तो यहाँ पर अगर हम साइन 60 की वैल्यू रखें √3/2 तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2/√3। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 2√3। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारे पास बी। क्लियर है कि नहीं? तो इस टॉपिक से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं बेटा आपको, ठीक है ना। तो आई गेस आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। तो जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं बेटा इन टॉपिक्स पर ध्यान देना। इन टॉपिक्स से इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मतलब अगर आप इसको कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आप और क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका योगदान हमारे लिए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो बहुत ज़रूरी है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे।